आपको लगता क्या है सैम सर, आप जो भारत की राजनीति को जितना करीब से जानते हैं, क्या इस देश में अब यही रहेगा कि हम 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन देते रहेंगे क्योंकि रोजगार नहीं दे पाए, और होर्डिंग लगाते रहेंगे कि हमने मंदिर बनवाया, हमने मस्जिद बनवाई, इसलिए हमें वोट दो? ये देश पूरी दुनिया में किस तरह अपना मुंह दिखाएगा, और ये क्या ये भारत का दुर्भाग्य नहीं है? ये झूठे नारे लगाने से आप सबको उल्लू नहीं बना सकते। उस समय उन्होंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया था, उसमें एक शब्द कहा था कि आप विश्वकर्मा जाति से आते हैं, तो मैंने उस समय लिखा था, मुझे याद नहीं किस अखबार में, मैंने एक आर्टिकल लिख के भेजा था, मैं छोटा था लेकिन यू मीन राहुल गांधी, नॉट हाँ राजीव। हाँ, तो मुझे वो लगा कि जाति क्यों बताना, मतलब सैम पित्रोदा की जाति से बड़े कहीं सैम पित्रोदा है, तो जाति क्या कांग्रेस भी अब जाति का खेल नहीं खेल रही है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पिछड़े लोगों को आगे लाना है, उसका मतलब यह है कि हमें उन्हें मदद करनी है, एजुकेशन में आगे लाना है, जॉब्स के लिए आगे लाना है, उनके धंधों को लोन देनी है, सो उनके एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है। अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर कंट्रोलिंग मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। आपको लगता है कि जो मंडल वाली राजनीति, मतलब जाति की राजनीति, कमंडल यानी धर्म की राजनीति पर भारी पड़ जाएगी? एम साहब, आप अगर पिछड़े और दलितों के आगे लाने की वकालत करते हैं, बात करते हैं, और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है, या इंडिया गठबंधन में भी ये कहा जाएगा कि कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री चुने, तो आपको क्या पसंद आएगा कि आपके दोस्त के बेटे राहुल गांधी जो एक ब्राह्मण परिवार से है, या फिर एक दलित जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो प्रधानमंत्री बने? अगर सैम पित्रोदा को चुनना हो कांग्रेस में, कौन पीएम बनेगा, तो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? Country definitely needs a younger prime minister. Change should be a way of life. सैम पित्रोदा सर का इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई रोल है? आप राहुल गांधी को कुछ सलाह दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो किस तरह का दे रहे हैं? हमारे खुद के बच्चे सलाह नहीं मांग रहे हैं तो दूसरों को क्यों सलाह दे दें? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में रहा कई दिन, बहुत अलग अलग जगह पे, और देखा मैंने मध्य प्रदेश का जो हाल है, गरीबी का हाल, भुखमरी का हाल, परेशान लोगों का हाल, बेहाल लोगों का हाल। गांव में भटक रहा था, गांव में लोग बता रहे थे कि किस तरह, कितनी जीवन उनका मुश्किल में है। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पड़े थे और लोग बता रहे थे कि दोबारा भरवाने की हालत ही नहीं हो पाई, इतने पैसे ही नहीं थे। सड़कें टूटी फूटी हैं, लोगों के पास दबा के खाने के पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां निकलती हैं, करप्शन में अटक जाती हैं, देश का सबसे बड़ा व्यापम घोटाले उसका क्या, वो कुछ पता नहीं। ये तमाम बातें चल रही थी। फिर बात कांग्रेस की हो रही थी, और कांग्रेस 5 राज्यों में क्या करने जा रही है, ये सब बातें हो रही थी। कांग्रेस के थिंक टैंक हैं कुछ लोग जो राहुल गांधी की रणनीति बनाते हैं, जो एक लाइन तैयार करके देते हैं कि राहुल गांधी को किस तरह आगे और क्या करना चाहिए। ऐसी एक शख्स से आज मैं मुलाकात आपकी कराता हूं। अमेरिका में रहते हैं, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी के मित्र थे, देश के बड़े बड़े अवार्ड मिले, और राजीव गांधी के अनुरोध पे वो अमेरिका की अपनी नागरिकता छोड़कर भारत आए, और उसके बाद में उन्होंने संचार क्रांति में तमाम बातें क्रांति करी। प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा साहब। आज उन्होंने राहुल गांधी को लेकर मुझसे बहुत बड़े खुलासे किए। मैंने उनसे पूछा कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आप मुझे बता सकते हैं कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगी तो उन्होंने अपने शरीर के साथ क्या किया? विपासना करी, कुछ साधना करी, क्या किया? मैंने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी से क्या सीखते हैं और राहुल गांधी आपसे क्या सीखते हैं। तमाम ऐसी बहुत सारी व्यक्तिगत बातें और कांग्रेस के सिद्धांतों की बातें। सैम पित्रोदा का और राहुल का रिश्ता बहुत आत्मीय है। नेचुरली राहुल लोगों को बहुत प्यार करते हैं, और सैम उन चंद लोगों में से हैं जो उनके पिता के दोस्त हैं और दिल से गांधी परिवार के साथ जुड़े हैं। मैं जानता हूं सैम पित्रोदा जी के और राहुल जी के रिश्तों के बारे में, तो आज मैंने सैम पित्रोदा जी से राहुल को लेकर बहुत
गहराई से कुछ सवाल किए, कांग्रेस की नीतियों के बारे में सवाल किए। मैं चाहता हूं कि पूरा इंटरव्यू सुनिएगा और अपनी राय से मुझे अवगत कराइएगा। चलते हैं सैम पित्रोदा साहब के पास। शुक्रिया सैम सर, आपकी इतनी व्यस्त जिंदगी में आप कुछ पल 4 PM के लिए निकाल देते हैं। मैं बड़ा आभारी हूं, क्योंकि आपकी योग्यता और आप जितने विद्वान हैं, आपकी बातों से हम भी समझते हैं और हमारे दर्शक भी समझते हैं। सैम सर, मैं करीब 9-10 दिन में मध्य प्रदेश के दौरे पे था, और मैंने ये दौरा इस बार ग्रामीण अंचलों में बहुत ज़्यादा जाके देखा। आपने देश में बहुत काम किया है, औद्योगिक क्रांति के आप जनक हैं, और आप भी बहुत गांव देहात घूमे हैं। आप भी बहुत छोटी सी परवेश को लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। गरीब घर में आप पैदा हुए, आपने गरीबी देखी है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सैम सर की चुनाव के मुद्दों में जो बातें होनी चाहिए, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर रखे हुए हैं घरों में, भरवा नहीं पाए वो एक बार भी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बच्चे स्कूल जाना तो छोड़ दीजिए, गांव के देहात के बच्चे, 2 वक्त की रोटी नहीं है, सरकार के राशन पे वो लोग जिंदा हैं। और जब मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचता हूं तो देखता हूं बड़ा सा पोस्टर लगा है, होर्डिंग लगा है, उस पर लिखा है राम मंदिर हमने बनवाया, आप सबकी कामनाओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के फोटो लगे हुए हैं। गांव के देहात के बच्चे, भूख, परेशानी, नौकरी, बेरोजगारी कुछ नहीं है, लेकिन राजधानी में दिखाने के लिए होर्डिंग पे लगा हुआ है कि भगवान राम का मंदिर हमने बनवाया। आपको लगता कैसे हम सर, आप जो भारत की राजनीति को जितना करीब से जानते हैं, क्या इस देश में अब यही रहेगा कि हम 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन देते रहेंगे क्योंकि रोजगार नहीं दे पाए, और होर्डिंग लगाते रहेंगे कि हमने मंदिर बनवाया, हमने मस्जिद बनवाई, इसलिए हमें वोट दो? ये देश पूरी दुनिया में किस तरह अपना मुंह दिखाएगा, और ये क्या ये भारत का दुर्भाग्य नहीं है? लोग समझते हैं कि ये ज्यादा नहीं चलेगा। लोग समझते हैं कि रियल इश्यूज हैं नौकरी, महंगाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये झूठे नारे लगाने से आप सबको उल्लू नहीं बना सकते। बहुत चला। अब लोग शायद तंग आ गए हैं। कहते हैं कि सच्चाई बाहर आ रही है। मंदिर बनाने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। आप देख रहे हैं कि हर जगह नौकरी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। महंगाई बहुत ही तंग कर रही है लोगों को। तो एट द एंड ऑफ द डे पीपल विल आस्क कि हमारा क्या हुआ 10 साल में। लोगों को झगड़ाया, बहुत सारा झूठ बोला, सब जगह झूठ ही बोलते हैं। अभी कोई एक ऐसा झूठ निकला कि हमने राहुल गांधी को अदानी से मुलाकात करवा दी। बिल्कुल झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है। अब इसको आप कैसे पहुंचे? आराम से झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि लोग सब मूर्ख हैं कि हम झूठ बोल के लोगों को समझा लेंगे। लेकिन अब जो महंगाई और ये सब चीजें लोगों को परेशान कर रही है, वो डिसाइड करेगी कि देश का भविष्य किधर जाएगा। सबसे पहले ये लड़ाई 2 चीज की है। एक तो व्हाट अफेक्ट्स पीपल, नौकरी, महंगाई, फैसिलिटीज, ऑल दैट। अनदर वन इज ए फाइट ऑफ आइडियाज। ये विचारधारा की लड़ाई है। इसमें मेन इश्यू है कि हमें सबको साथ मिलकर रहना है। हमें एक दूसरे से झगड़ा मत कराइए। हमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सब में सब भाई भाई हैं, रह रहे थे हजारों साल से साथ, और अब भी साथ रहेंगे। आप देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ब्राह्मण आया कहां से? ये आपको सोचना है कि ब्राह्मण भी फॉरेन कंट्री से आया, कहीं से चल के ब्राह्मण आया।
ब्राह्मण तो देश में तो पैदा नहीं हुआ था। ओरिजिनल जो अबेरिजियन लोग थे, द्राविडियन, वो भी कहीं से आए थे, लेकिन वो वहां सालों तक थे। तब बाहर से कोई आया, शायद ईरान से आया, शायद अफगानिस्तान से आया, शायद तुर्किस्तान से आया, और शायद इराक से आया, और वो लोग कहने लगे कि हम हैं ब्राह्मण। ये कमाल की बात है भाई, कि ब्राह्मण का देश बन गया एकदम। ये दुनिया बदलती रहती है, सब देश बदलते रहते हैं। माइग्रेशन इज ए वे ऑफ लाइफ। एवरीबडी माइग्रेटेड एवरीवेयर। अमेरिका पूरा देश बना माइग्रेशन से। सो ये जो आइडिया है कि हिंदू राष्ट्र, हमारा देश, ये अब नहीं चलेगा। सबका देश है, सबका विकास करना है, और अंदर अंदर लड़ाई करने से किसी का भविष्य आगे नहीं बढ़ेगा। सैम सर, एक चीज पूछना चाहूंगा। मुझे अभी तक याद है कि मुझे बड़ा विरोध भी उस समय लगा था। राजीव गांधी जी ने, आपके मित्र थे राजीव गांधी जी, उस समय उन्होंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया था, उसमें एक शब्द कहा था कि आप विश्वकर्मा जाति से आते हैं। तो मैंने उस समय लिखा था, मुझे याद नहीं किस अखबार में, मैंने एक आर्टिकल लिख के भेजा था, मैं छोटा था लेकिन। यू मीन राहुल गांधी, नॉट राजीव गांधी। हाँ, तो मुझे वो लगा कि जाति क्यों बताना, मतलब सैम पित्रोदा की जाति से बड़े कहीं सैम पित्रोदा हैं। तो जाति क्या कांग्रेस भी अब जाति का खेल नहीं खेल रही है? देखिए, हम एक दफा जैल सिंह के साथ उनके घर बातें कर रहे थे, जब राष्ट्रपति थे तब। जी, हम दोनों थे। तो उन्होंने बताया मुझे कि सैम, मैं भी बढ़ाई हूं। तो मैंने बताया कि साहब, जीसस क्राइस्ट भी बढ़ाई थे। तो ये तो एक गर्व की बात है, उसमें छुपाना कुछ नहीं है। जो है वो है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ सन ऑफ विश्वकर्मा। दैट डज नॉट मीन आई एम स्टक हियर। आई हैव टू मूव ऑन। देश में जो भी लोग ओबीसी, दलित, माइनॉरिटीज हैं, दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज, बट दे हैव टू लुक फॉरवर्ड, कि हमें इन सब लोगों को आगे ले जाना है। अभी क्या हो रहा है कि इनको ब्लॉक किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अभी बताया था कि 4% of the university professors are from OBC. वो कैसे चलेगा? यही हमें बदलना है। इतने टैलेंटेड लोग ओबीसी में, माइनॉरिटी में, दलित में हैं, क्यों हम उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते? Why can't they be the machine for production, productivity? We need to encourage them. We need to facilitate them. वो नहीं हो रहा है। सैम सर, ये कहा जा रहा है कि दो लड़ाइयां हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये जो पिछड़े हैं, ये जो दलित हैं, ये हिंदू बन जाएं। हिंदू हैं भी, लेकिन उनका दिमाग, दिल और दिमाग जाति से अलग हटके धर्म में उलझ जाए। जब वो हिंदू बन जाएंगे तो आसानी होगी उनको मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति करने में। और कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, खासतौर से राहुल गांधी, वो चाह रहे हैं कि मंडल की राजनीति की जाए, यानी पिछड़ों की और दलितों की बात उठाई जाए। तो मुद्दे तो दोनों गलत हैं कि धर्म की राजनीति करना और जाति की राजनीति करना। तो ये विकास तो पीछे छूटता है, चाहे धर्म की राजनीति करो चाहे फिर जाति की राजनीति करो। क्या ये दोनों में से कोई एक चीज ठीक हो सकती है और एक चीज गलत हो सकती है? नहीं, ये चीज को दूसरी तरह से देखना है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पिछड़े लोगों को आगे लाना है, उसका मतलब यह है कि हमें उन्हें मदद करनी है। एजुकेशन में आगे लाना है,
जॉब्स के लिए आगे लाना है, उनके धंधों को लोन देनी है, सो उनके एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है। अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आर कंट्रोलिंग मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस। सीधी बात देखिए कि एक बैंक को लोन देनी है 1000 करोड़ की, वो एक बड़े बिजनेस को दे देते हैं 1000 करोड़ की और 10,000 करोड़ की लोन। हमें देखना है कि ये 1000 करोड़ की लोन 1-1 करोड़ करके 1000 लोगों को दी जाए। ये विचारधारा में फर्क है। तो ये राजनीति हिंदू और ओबीसी की नहीं है, ये राजनीति है और विचारधारा है कि जिसमें ओबीसी दलित लोगों को जल्दी से आगे कैसे लिया जाए। उनका जीवन इतना बदला नहीं है। ये जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट से फायदा बहुत कम लोगों को हुआ है, लेकिन उनको बहुत फायदा हुआ है। हमें देखना है कि बहुत लोगों को थोड़ा सा फायदा हुए। तो ये डिफरेंस है। आपको लगता है कि जो मंडल वाली राजनीति, मतलब जाति की राजनीति, कमंडल यानी धर्म की राजनीति पे भारी पड़ जाएगी? Time will tell. People of India will have to decide. OBC, Dalits, minorities and others will have to decide. What would they prefer? Would they prefer to be Hindu first and work with Brahmins, or will they prefer to get jobs first, education first, and focus on development? सैम साहब, आप अगर पिछड़े और दलितों के आगे लाने की वकालत करते हैं, बात करते हैं, और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है, या इंडिया गठबंधन में भी ये कहा जाएगा कि कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री चुने, तो आपको क्या पसंद आएगा कि आपके दोस्त के बेटे राहुल गांधी जो एक ब्राह्मण परिवार से है, या फिर एक दलित जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो प्रधानमंत्री बने? अगर सैम पित्रोदा को चुनना हो कांग्रेस में कौन पीएम बनेगा, तो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? ये डिसीजन सैम पित्रोदा का नहीं है, ये डिसीजन इंडिया अलायंस का है। उन लोगों को डिसीजन लेना है। Country definitely needs a younger prime minister. Everywhere in the world, there is a big vacuum today. When country is young, you want to promote young thought. That doesn't mean there is no room for older people. Don't get me wrong. Okay. So India Alliance will have to decide that. That's their decision. सैम सर, आपकी उम्र जितनी है लगभग उतनी उम्र के शायद आप जिस देश में, अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हैं, आप इस उम्र में भी हम जैसे लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा योग के हैं, तो फिर इस उम्र का तो कोई मतलब नहीं होता है कि सैम सर इतने इंटेलिजेंट इस उम्र में भी हैं, तो इस उम्र का आदमी प्रधानमंत्री भी बन सकता है? बन सकता है, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि आज लोग जीते हैं 100 साल तक। 80 साल में तो लोग उतना ही काम करते हैं जितना वो 40 साल में करते थे। इट इज ट्रू, बट young country needs to look forward and not backward. See, अभी क्या है, हमारी दृष्टि पीछे बहुत देखती है। धर्म, राम, हनुमान, मंदिर, ये सब पीछे है। आगे है भविष्य, आगे देखना है। हमें गर्व है हमारे इतिहास पे, हमारे हेरिटेज पे, लेकिन हम वहां स्टक नहीं हो सकते। हमें आगे बढ़ना है, और इसीलिए यंग लोगों की विचारधारा पे बहुत ध्यान देना है। अभी आप देखिए ये एलजीबीटी का डिसीजन, ओके, वी नीड टू लुक फॉरवर्ड।
and not look backward. दुनिया बदल रही है, दुनिया कॉन्स्टेंटली बदलती है। अगर हम नहीं बदलेंगे जल्दी तो काम कैसे चलेगा? हर 10 साल में चीजें बदलती है बहुत। देखिए देश कहां से कहां पहुंच गया। चेंज शुड बी ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन हम चेंज को बहुत रेजिस्ट करते हैं। इमीडिएटली वी गो बैक टू आवर हिस्ट्री, हेरिटेज, पास्ट। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ना है सब चीजों में, और इसीलिए वैज्ञानिक विचारधारा बहुत जरूरी है। साइंटिफिक टेम्पर इज द नीड ऑफ द आवर। वो तो है ही नहीं। लोग साइंटिफिक विचारधारा पर ध्यान ही नहीं देते, इमीडिएटली टूट पड़ते हैं एक दूसरे पर। लॉजिकल, रैशनल, scientific mindset with your eyes on the future and prosperity for everybody, especially people at the bottom of the economic pyramid, should be our vichardhara. सैम सर, आप चूंकि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कई विषय में आपने डॉक्टरेट किया, इतना पढ़ा है आपने। राहुल गांधी भी वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं। मैं अभी मध्य प्रदेश में गया, वहाँ लोग बता रहे थे एक बाबा बागेश्वर हैं, उनके एक धाम लगता है, वो पर्ची लिखते हैं, पर्ची पे भविष्य बता देते हैं। ये अलग बात है, उनका अपना सगा भाई उसका भविष्य नहीं देख पाया, वो तमंचे के साथ पकड़ा गया, जेल गया, सब पिटाई, सब अलग विषय है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो मध्य प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री हैं सरकार आने पे, कमलनाथ, वो भी उन बाबा बागेश्वर को बुला रहे हैं। बीजेपी तो करती है, लेकिन अगर कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री भी बाबा बागेश्वर जैसे पाखंडियों की चरण वंदना करेंगे तो फिर वो वैज्ञानिक सोच कांग्रेस की कहां चली जाएगी? लेकिन ये उनका पर्सनल विचार है, ये कांग्रेस का विचार नहीं है। डोंट कंफ्यूज कमलनाथ जी और एनीबडी एल्स गोइंग टू बाबा विथ कांग्रेस विचारधारा। कांग्रेस विचारधारा डज नॉट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ विजडम। कांग्रेस विचारधारा is all about future, scientific mindset. But if somebody wants to worship someone, that's their personal privilege. Do not confuse this with party's ideology. सैम सर, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में उन्होंने देखा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अगली बार आपसे सवाल जरूर करूं कि राहुल गांधी से आप वैचारिक रूप से बहुत जुड़े हैं, मानसिक रूप से बहुत जुड़े हैं। राहुल गांधी जब विदेश आते हैं तो आप उनके प्रोग्राम तय करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव जो कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत असर भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में मुझे कांग्रेस के बारे में बहुत लोग बात करते हुए मिले। सैम पित्रोदा सर का इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई रोल है? आप राहुल गांधी को कुछ सलाह दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो किस तरह का दे रहे हैं? मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा। हमारे खुद के बच्चे सलाह नहीं मांग रहे हैं तो दूसरों को क्यों सलाह देनी? लेकिन हम हमारे विचार बताते हैं आप जैसे लोगों के थ्रू फ्रेंड्स, राइटिंग्स। उसमें से किसी को कुछ अच्छा लगे तो पिकअप करे, अच्छा ना लगे तो डिबेट करे। हम जब मिलते हैं राहुल गांधी से तो हम बहुत सारी चर्चा करते हैं। हम भी उनसे सीखते हैं और वो भी हमसे सीखते हैं। इट्स a two-way street and we talk about all kinds of issues. अच्छा, बिल्कुल सैम सर, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, आप राहुल गांधी से क्या चीज सीखते हैं और वो आपसे क्या चीज सीखते हैं? मैं बताऊं, बड़ी सीधी बात है। मैं उनसे धर्म के बारे में ज्यादा सीखा हूं, क्योंकि मैं बहुत धार्मिक आदमी नहीं हूं। न मुझे रामायण का ज्ञान है, न मुझे महाभारत का ज्ञान है। जितना चाहिए उतना, जो सब कैरेक्टर हैं उसका मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा समय ही नहीं मिला लाइफ में कि धर्म पे ध्यान दिया गया। हमारे पिताजी
धर्म में बहुत नहीं मानते थे, माता जी बहुत मानती थी, तो हमारे घर में धर्म हैज बीन आउटसोर्स टू माय मदर एंड माय वाइफ। सो हमने धर्म पे ध्यान नहीं दिया। सो हम राहुल गांधी से बहुत सारी चर्चा करते हैं, तब धर्म के बारे में ज्यादा हमें ज्ञान मिलता है उनसे। तो राहुल गांधी को धर्म के बारे में पता है? वो राहुल गांधी बहुत डिटेल में पता है, विपासना के बारे में पता है, गुरु नानक के बारे में पता है, बुद्ध के बारे में पता है। ओके, उन्होंने बहुत सारा पढ़ा है इसके बारे में, हमने नहीं पढ़ा, समझे। उन्होंने फिलॉसफी की भी किताबें बहुत पढ़ी है। हम बेसिकली टेक्निकल आदमी हैं, सो हम सीखते थे उनसे। वो हमसे क्या सीखते हैं? वो हमसे बात करते हैं भविष्य के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में। गांधी जी के बारे में हमारी विचारधारा बड़ी क्लियर है हमारे दिमाग में। सो इट्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड दैट्स व्हाट वी नीड एट एवरी लेवल। सैम सर, क्या लगता है आपको कि एक सवाल और लोगों के जहन में जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट में निकल गए थे ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, तो एक अध्यात्म की दुनिया में हमने देखा है कि बहुत ठंड पड़ रही होती है, कुंभ मेला लगता है और हजारों नागा साधु होते हैं, उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता, वो लोग कहते हैं शरीर को साध लेते हैं, उनको ठंड नहीं लगती। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या राहुल गांधी ने जो आपने विपासना का एक शब्द किया, ऐसी कोई साधना की, कोई चीज ऐसी की जो उनको ठंड नहीं लगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था, ऑन कैमरा कहा था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो ये देखेगी कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। मुझे नहीं पता वो कमेटी बनी है, उसका रिजल्ट क्या आया, लेकिन लोगों के मन में था। तो आपको क्या लगता है, साइंटिफिकली आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आदमी हैं, कोई आदमी नेचर के विरुद्ध जाके, हम नागा साधुओं की बात नहीं कर रहे, उनकी अलग दुनिया है, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति जो घर परिवार में मेरे और आपकी तरह रहता है, खाता पीता उठता है, उसने उसने शरीर को कैसे साधा होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताइए फिर आप ये बात। हमने ये प्रश्न पूछा था राहुल को, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सत्य जवाब दिया मुझे। उन्होंने बताया कि सैम, एक दफा मैं ठंड में चल रहा था, तो 4-5 बच्चे मुझे मिले, उनके पास कपड़े नहीं थे, वो सिंपल बनियन में घूम रहे थे, आधे नंगे, प्रेम से खेल रहे थे। तो मुझे विचार आया कि ये बच्चे ठंड सहन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो उनका विचार, उनकी सोच, उनको मन में रख के मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करूंगा। एंड इट वर्कड, ही सेड। इट वाज डिटर्मिनेशन, इट वाज माइंडसेट। Sometimes power over mind can do things you never thought you could do. कभी कुछ लगता है, खून बहता है, तो आपका विचार स्ट्रांग हो तो इतनी असर नहीं होती। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि जब भी हमारी बड़ी सर्जरी हुई, my mind was very strong and I recovered in 2 days or 3 days, and doctors used to say that this is very unusual, and they used to say it's your mind that works in a different way. I never said that it hurts, दुख हो रहा है, खून बह रहा है, never. जो है वो है, खड़े हो जाओ, चलना शुरू कर दो, and it works. I had many surgeries, and nurse would come in and say, can you get up? Yes, I can get up. Can you walk? Yes, if you want me to walk, I'll walk. Does it hurt? No, it doesn't hurt. So I think he made that decision looking at the children, and his mind was very focused, and I think that helped. सैम सर, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और
वैज्ञानिक भी कहते हैं कि दिमाग बहुत मजबूत तंत्र होता है, दिमाग पे अगर आप काबू पा लेंगे तो शरीर पे भी काबू पा लेंगे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि टेक्निकल बहुत साउंड रहते हैं, आप लगातार लोगों से टेक्निकली भी जुड़े रहते हैं, आपके पास जो फीडबैक है वो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। क्या फीडबैक है आपके पास 5 राज्यों के चुनाव में? कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीत सकती है? मैं तो आपको यही कह सकता हूं जो मैं सुनता हूं। मैं ये सुनता हूं कि कांग्रेस 3 से 4 राज्य में फॉर श्योर जीतेगी। मूड देश में बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये बकवास ज्यादा नहीं चलेगी। लोग समझ रहे हैं कि अंदर अंदर झगड़े करने से देश की प्रगति नहीं होगी। लोग समझ रहे हैं कि टाइम आ गया है कि सबको मिलकर साथ रहना है और उसी से हम नौकरियां क्रिएट कर सकेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकेंगे और लोगों की तरक्की साथ मिलके बना सकते हैं। सैम सर, ये देश की राजनीति की बात हुई और मैं थोड़े से विषय से अलग चलना चाहता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया डरी हुई है और सहमी हुई है, और ख़ास तौर से आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के रवैये से डरी हुई है। इजराइल में और हमास के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है और जिस तरह अस्पतालों में हम रॉकेट मिसाइल गिरी है, 500,000 लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया के तमाम देश इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए हैं। भारत शुरुआत में एक तरफा इजराइल के पक्ष में खड़ा नजर आया, बाद में बयान चेंज करने की कोशिश करी। 2 सवाल आपसे, चूँकि आप पूरी दुनिया के तमाम मुल्क के शीर्ष स्तर के नेताओं से संवाद करते रहते हैं, इस युद्ध को क्या रोका जा सकता था? और दुनिया के ताकतवर देशों की क्या भूमिका है? न्यायपूर्ण भूमिका का अदा किया उन्होंने, या फिर वो एक विनाश की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं? देखिए, आई एम वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले तो माई सिंपैथीज आर विथ all those innocent people and their families who died, got hurt, displaced on both sides, on the sides of Palestinians and on the side of Israelis. They are all people, innocent people, who are caught in this violence. Unfortunately, world has focused on violence as the instrument to negotiate injustice, power, control, benefits. हमें बहुत चिंता होती है क्योंकि एक तरफ चल रहा है यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ अब शुरू हो गया मिडल ईस्ट वॉर, and if something happens on the China side to Taiwan, it will be a World War III. All of a sudden, पूरा अटेंशन चला गया यूक्रेन से पैलेस्टीन इजराइल वॉर में। America will have to supply more equipment, more help. That means perhaps less help to Ukraine. आज सुबह ही हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हम 30 लोग हर वीक मिलते हैं ऑन जूम। उसमें हमारे एक दोस्त हैं दिव्येश मेहता, उन्होंने बड़ी अच्छी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस की इसकी कि भाई ये वॉर से अमेरिका इज गोइंग टू बी ओवर एक्सटेंडेड एंड द एडवांटेज वुड बी फॉर रशिया एंड चाइना। यही प्रॉब्लम नेगोशिएशन से सेटल हो सकता था। इट इज सैड दैट अटैक वाज लॉन्च ऑन इजराइल। Those who did that should be punished, but in the process, innocent people can't suffer the way they are suffering. I'm surprised that Israel could openly say that vacate the whole area and displace 1 million people because we have
enemy in your neighborhood. I mean, how can you tell this to 1 million people that leave your home, go somewhere, we don't care where you go? It is not human. So my sympathies are always with poor, underprivileged, weaker. I'm for the underdog, always, because they need help. Unfortunately, जो हमने दुनिया क्रिएट की है अभी, they only worship power and profit. People don't worship poverty. People don't pay attention to the needs of the people. Ukraine may be poor people are suffering. Gaza may be poor people are suffering. And everyone is focused on fighting to negotiate. ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि why don't they use non-violence as an instrument to negotiate on the table? United Nations has become irrelevant. उनको तो कोई पूछता ही नहीं है. कभी कभी जनरल सेक्रेटरी बोल देते हैं कुछ. They are not on the scene. America has taken a strong position with Israel. India has also taken a strong position with Israel. But look at the suffering of the people there. ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम को देखना है इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि लास्ट 75 ईयर से वहां क्या हो रहा है. मैं तो गया हूं पैलेस्टाइन. ओके. I went to Palestine to look at their telecom infrastructure. Okay. On behalf of WorldTel UN. ये कौन से सन की बात है? कौन से सन की बात है? कब गए होंगे सर आप? 97, 98 की तरफ मैं वहां रहा. तनाव था इन दोनों देशों में तब भी इतना? बहुत तनाव था. मैं आपको बताऊं, जब मैं पर्सनल स्टोरी बताऊं आपको कि मैं जब गया वहां तो जब वापिस आ रहा था वहां से तो इजराइल इमिग्रेशन ने मुझे पूछा कि आप कहां गए थे. तो मैंने बताया कि मैं पैलेस्टाइन गया था. तो एकदम सब बदल गया. बिल्कुल 4-5 लोग आ गए, उनके हेड आ गए, बोले क्यों गए थे, क्यों नहीं. एक तो मैं नॉर्मल नहीं दिखता. आई डोंट लुक लाइक अ नॉर्मल पर्सन बिकॉज ऑफ माई हेयर एंड ऑल, प्लस आई एम डार्क. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी कि क्यों गए थे, क्या करते हैं आप. तो मैंने बताया कि मैं तो एक बैंक का चेयरमैन हूं. तो उनको तो मानने ही नहीं आया. हमारे आगे जो पर्सन था, he used to work for me, white man. They let him go, but they sort of harassed me for 45 minutes and I said to them, I said, देखा आपने जो वो आदमी को जाने दिया ना, वो आदमी प्लेन नहीं पकड़ सकता because I am delayed. ये माइंडसेट है, समझे. बोले आप क्यों गए थे उनका टेलीकॉम देखने. मैंने बोला बिकॉज उनका टेलीकॉम रिक्वायर सम अटेंशन. ओके. सो ये एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि वहां की एटीट्यूड कैसी है, समझे. रादर देन सेइंग कि ठीक है आप गए थे उनका टेलीकॉम सुधारने, अच्छी बात है, लेकिन जब आप जाएं पैलेस्टाइन में तब आपको लगता है कि इट इज ए prison. It is not a free zone. You can feel it. Okay. अब ये सब चीजें समझने की जरूरत है. जो हमास ने किया cannot be justified. We agree. लेकिन at the same time we cannot justify what has been happening to people of Palestine for last 75 years. It is just not acceptable. इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी. तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स
सिचुएशन है। अब देखिए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आर नाउ coming together with a proper response. I don't know what they will do, but this problem has been going on for a long time. Okay, you have squeezed large number of people in a small little place which is almost like a slum. So there will be reaction of some kind. सेम सर एक आप अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका के प्रभावशाली लोगों में से हैं। अमेरिका की भूमिका को पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि अमेरिका को अपने हथियार, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, इसलिए वो इजराइल के पक्ष में जा रहा है कि आप हथियारों का इस्तेमाल करिए, और जो मुल्क हथियार बेच के पैसा कमाने की दौड़ में हो, वो मुल्क शांति की बात फिर क्यों करेगा? अमेरिका में क्या इसका विरोध हो रहा है? अमेरिका के लोग इसका विरोध कर रहे हैं? विरोध हो रहा है, बिल्कुल विरोध हो रहा है। आप देखिए, सी हमें देश और देश के लोग में जो फर्क है वो सोचना है। स्टेट इज वन थिंग and the people of the country are another things. Everywhere I am finding that people are losing confidence and trust in their governments. Everywhere. People have a different view than the government. People don't want fights. Nobody wants violence. But state promotes certain level of violence. People of America don't want war in Ukraine. They didn't want war in Vietnam. I was there at that time. I was drafted to go to Vietnam. I was supposed to go to Vietnam. Okay. At that time, all of us resisted Vietnam War. देखिए क्या हुआ वियतनाम में, देखिए क्या हुआ इराक वॉर में। ये बड़े बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं ना। ठीक बात है। बुश के टाइम में बोल दिया कि भाई देयर इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इराक, तो लगा दिया। देखिए लीबिया में क्या हुआ। ये वायलेंस पे जो ध्यान देते हैं ना, उससे गरीबों को बहुत नुकसान होता है। ठीक बात है, मासूम होते हैं लोग, वही मारे जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे, छोटे बच्चे बेचारे, आप देखिए टेलीविजन में छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है? ओके, आप उनको मुझे लगता है कि आपको वो दौर याद होगा, आप रहे होंगे उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन के पक्ष में बड़ा खुल के बोला था, और फिर हमारी मौजूदा सरकार, भारत की सरकार ने खुल के इजराइल का पक्ष लिया। क्या ये भारत सरकार की जो पॉलिसी थी, पहले अटैक में एकदम इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाना, इजराइल के समर्थन में बात करना, जो अमेरिका कर रहा है, वो भारत के हित में था या अहित में था? वो तो भारत सरकार को सोचना है। एज ए सिटीजन, एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर, I would always take side of the underprivileged, people who have been taken advantage of. I would look at the history of last 75 years. That does not mean I would justify violence. But the answer to violence cannot be through violence. ठीक बात है। I'm still Gandhian. Okay. I will not answer violence with violence, because in that process, innocent people get hurt, affected. अब 1 मिलियन लोग आप देखिए कि कार में बैठ के अपना बैग में सामान लेकर जा रहे हैं। बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे? ओके, जाइए आप इजिप्ट की बॉर्डर पे, वहां दरवाजे बंद है। ओके, ये कैसे सहन हो सकता है हम लोगों से? सेम सर, जो भारत जिस तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ, अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो, और टोटल अमेरिका के इंटेलेक्चुअल में भारत के प्रति ये पॉजिटिव गया, सकारात्मक गया, या भारत के लिए नकारात्मक, नेगेटिव रहा? मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे 2 टाइप के भारतीय हैं। एक ब्लाइंड फेथ में, मंदिर वाले, टेंपल वाले,
जो बीजेपी के साथ हैं, दे बिलीव बीजेपी कैन डू नो रॉन्ग, फाइन, दैट देयर प्रिविलेज। दूसरा क्लास है दैट इज मोर कंसर्न अबाउट आइडियोलॉजी, विचारधारा, they think more about future. That group, I'm sure, would feel that there was no need to take side immediately. Okay. There is no need to jump the gun. Let it settle down, understand larger issues, don't have knee-jerk reaction, and don't support violence against violence. ठीक बात है। और जो अमेरिका के मूल के लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, वो इंडिया के रुख को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में रह रहे लोग अमेरिका के रुख को, अपने ही देश के रुख को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स don't pay much attention to India. Let's not have any wrong idea. They don't care. It is not part of their equation. Okay, they are more concerned about China, Russia, Europe, UK, Latin America. India is not on their radar. It is India who thinks that we are a superpower, we are big Vishwa Guru. It's all bogus. Okay. सैम सर, हम तो यहाँ पे टीवी चैनल चलाते हैं, हम आज तक देखते हैं, एबीपी देखते हैं, तो लगते हैं कि उसमें सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप कल्याकत, ये बताते रहते हैं अमेरिका डर गया मोदी जी के आगे, अमेरिका कांपने लगा मोदी जी के आगे, अमेरिका ने फोन किया मोदी जी को। ऐसा लगता है कि बाइडन बिना मोदी जी से पूछे कुछ करते नहीं होंगे, और आप कह रहे हैं कि सब बकवास, सब झूठ। आप यहाँ आइए शिकागो में, 100 लोग को बाहर स्ट्रीट में पूछिए, दे विल टेल यू। ओके, बट इफ यू गो एंड आस्क 100 टेम्पल वालास, यू विल गेट डिफरेंट आंसर। So it all depends. You see, data can be manipulated. And people manipulate data. They have one version. Okay. उनका objective क्या है? Why would anybody in America care about what is going on in India today? Not much. Okay, they have very little interest. Okay. Unless there are people like us who are born and raised in India, who have connections in India, friends in India. That's a different group. But average Mexican American, average African American, average white American has no idea of what is going on in India, has no interest in it at all. It is not part of their equation. China is. Russia is. Europe is, because they have relatives in Europe. Latin America is, because it is next door. Mexico is next door. So it is wrong to project all these false messages. लेकिन सैम सर, ये तो एक परेशानी, बड़ी बात ये है कि हम लगातार अपने पड़ोसियों से संबंध बिगाड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका पाकिस्तान से पहले ही खराब थे, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा अब जब बाहर जाएंगे, कनाडा से पिछले दिनों कितने तल्ख हो गए हमारे रिश्ते। तो दुनिया के सारे मुल्क अगर हम इस तरह उपेक्षित करेंगे, हम पीछे छोड़ जाएंगे, तो भारत की ताकत तो दुनिया में कम होती चली जाएगी, हमारे रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं लोगों से। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सैम सर, आप खुद भी एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, क्या आप मानते हैं विदेश मंत्री किसी पॉलिटिशियन को होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से विदेश नीति फ्लॉप हुई है इंडिया की, जिस तरह से छोटे छोटे मुल्कों ने हमें आंख दिखाई है, हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो लोग कहने लगे हैं कि IAS अफसर को, रिटायर्ड IAS अफसर को आप विदेश मंत्री बनाएंगे तो उसका नतीजा यही होगा। तो दुनिया में जो हमारी स्थिति बन रही है, उसके पीछे कारण क्या है? खराब होती है स्थिति के पीछे कारण क्या है? देखिए, विदेश विचारधारा हैज टू डू विथ योर basic philosophy, your own idea of what India stands for. सबसे पहले तो you have to make friends with your neighbors. You cannot antagonize your neighbors and hope to achieve anything in the long run.
We have been fighting with Pakistan for 75 years. We always blame them for everything. We are a big nation, and we must act like a big nation and take some hit. In the family, if you are a big brother, of course people will hit you once in a while. But that's where your bigness comes in. Okay, you can't settle score all the time and still be big. If big brother says, I'm going to settle score with everybody all the time, you're no longer big. So first, foreign policy, according to me, should be focused on neighborhood, making sure that the entire South Asia gets integrated in a nice way. We handle terrorism collectively, and we create open trade in South Asia where everybody flourishes. We sort of become the key to transparent borders where people can move freely. Art, culture, education, health would become a focus. Then you can move on to Middle East, because that's our big next neighbor where we have large number of people. Then our relationship with China, our relationship with Soviet Union. These are all important foreign policy issues. Foreign policy is not about our relationship just with the US. Foreign policy is not about our relationship with money, business, trade. Our relationship with Africa is a big challenge. Okay. So it depends. And I think your earlier question about, professional versus sort of politician, depends. It depends. Okay. I think it basically depends on the overall philosophy. See, our founding fathers had a very clear idea of non-aligned movement, and it's not out of fashion. A lot of people, I saw an article in Wall Street Journal by somebody saying India is old-fashioned. No. Okay. It is not fashionable to fight. Okay. It is always right to focus on non-violence, to negotiate your differences. We are not barbaric people. We are living in 21st century. We can reason. We can discuss, debate, understand each other. It may take a little longer time. Immediate need of the hour in Middle East to have ceasefire. Immediately. Somebody has to say, no more weapons, ceasefire, rather than saying, supply more weapon, go on fighting more, get more people out. It's all wrong direction. You got to stand up today. A country like India should stand up and say, we will promote ceasefire right now. ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। सेम सर, ये बताइए, मुझे भारत के पास मौका था, बहुत बड़ा मौका था, अगर वो आगे बढ़ के कहता कि हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वार्ता करा सकते हैं, तो शायद भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होता ना दुनिया में ये। बिल्कुल। It is not about a मौका. It is about the right thing to do. Right thing, बिल्कुल सही बात है। Okay. अब गांधी के मुझे देश को विश्व गुरु बनाना है इससे। No. That's not the goal. Goal is, it is the right thing to do. ठीक बात है। For the people. And we have to do the right things. आप गांधी के देश में हैं, तो आप कह भी सकते थे कि हम शांति की बात करना चाहते हैं। We have to take moral high ground. We are a nation. We are perhaps a unique nation that we never fought with anybody. Except with minor fights with Pakistan. We never went conquering countries. Look at our history. We were powerful enough.
At one time, India was the largest economy in the world. We didn't go on capturing land. We could have started capturing Bahrain. We could have started capturing Middle East. We could have started capturing, Thailand and everything. No one ever did that because that is India. ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। सैम साहब, मैं आखिर में ये और पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस समय पूरी दुनिया रो रही थी अस्पताल की वो तस्वीरें देखकर जहां बच्चे और महिलाओं के शव पड़े हुए थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की पीठ थपथपा रहे थे। उस घटना का क्या विरोध में लोग सड़कों पे भी आए हैं, प्रदर्शन भी हुए अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहुत प्रदर्शन हुआ है, सब जगह हुआ है, शिकागो में हुआ है, वॉशिंगटन में हुआ है। आप देखिए, in every major cities, people have come together in favor of sort of basically saying we need ceasefire, stop this madness. Okay. तो ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को समझ में क्यों नहीं आ रही कि उनके देश में इतना विरोध हो रहा है तो वो क्यों सीजफायर की बात ना करके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? We can ask the same question about Ukraine. We could have asked the same question about Vietnam, about Syria, about Iraq. Okay. ये हमारी दृष्टि से वर्ल्ड वॉर 2 का जो माइंडसेट है वो अभी बदला नहीं है। 75 साल के बाद लोग वही सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ वैसा फिर होगा, so we should fight war with war. In this day and age, we have to change our thinking and say we will not fight war with war. We will fight war with non-violence, conversations, negotiations, respect for each other, concern for the poor people, innocent people who are being killed. ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। सैम साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, या आने वाले समय में यह अमेरिका के लिए खराब डिसीजन साबित होगा, विरोध होगा? दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नॉट जस्ट अमेरिका, बिकॉज इनोसेंट पीपल विल बी किल्ड, more and more people will be displaced. Whether they go east or they go west, they will be displaced. And the cost of that is very high. Okay. And like I said, if this conflict gives an idea to China to create another little mischief in Taiwan, you've got 3 big conflicts. Conflict in Ukraine, in Middle East, and in Asia Pacific. You got a serious problem now. Okay? And I hope people think about these things. And who are the winners and who are the losers in this conflict? And what is the price that world will pay for these 3 conflicts together? See, all of a sudden, because of Israel-Palestine war, Ukraine is on the back burner. Canada, Khalistan issue is on the back burner. Nobody's talking about it. Taiwan issue is on the back burner. Okay. North Korea is on the back burner. But you got to think about all of these issues. And the only solution is non-violence. Violence is not the solution. बिल्कुल ठीक बात है सैम सर, और गांधी के देश के लोग तो ये बात हमेशा से कहते रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शुक्रिया सैम सर, आपने हमें इतना समय दिया, इतनी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे सैम पित्रोदा साहब, और आपने सुना कि किस तरह बता रहे थे कि राहुल गांधी और गांधी के साथ साथ कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। निश्चित रूप से मैंने उनसे ये पूछा भी कि जाति क्यों इतना मुखर होना चाहिए, तो उन्होंने जाति की व्याख्या की और कहा कि देश को एक
ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, नौजवान प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा इंटरव्यू। आपकी राय की मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।